माय नेम इज राहुल, आई एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको जेई मैथ्स पीजी 2024, तो जेई मैथ्स पीजी 2024 सब्जेक्ट है यहाँ पे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच। जेई मैथ्स पीजी 2024 के सॉल्व एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच के इंट्रेंस एग्जाम 2024 के सॉल्व पेपर की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सॉल्व जेई मैथ्स पीजी एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए, डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन डीएचपीई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि जेई मैथ्स पीजी, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पुडुचेरी, निमहांस बेंगलोर, आईआईपीएस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कृष्ण मेडिकल कॉलेज वेल्लूर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एमपीएच, एमएचए, डीएचपी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है जेई मैथ्स पीजी 2024 का, सब्जेक्ट है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच। नंबर ऑफ एमसीक्यू यहाँ पे 100 है, फुल मार्क्स 100, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में ये पेपर सॉल्व करना होता है और इसमें ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 4 आंसर ऑप्शंस फॉर ईच। तो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो 1 मार्क ईच एंड ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट होता है। इन केस ऑफ अनकरेक्ट आंसर और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब इस वीडियो में जो इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर है इसके बारे में बताया जाएगा और क्वेश्चन पेपर में ही रफ वर्क के लिए स्पेस होता है। तो ये है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच का क्वेश्चन पेपर जेई मैथ्स पीजी 2024 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ डैश क्लास। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ डैश क्लास। ऑप्शन है ए गिबरेलिन, बी ऑक्सिन, सी एथिलीन, सी डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ डैश क्लास। ऑप्शन है ए गिब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी एथिलीन, डी साइटोकाइनिन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑक्सिन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी ऑक्सिन। तो यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ ऑक्सिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सिन। ऑप्शन बी ऑक्सिन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑक्सिन। सेकंड क्वेश्चन है द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज। द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज। ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पैरेंकीमा, डी कोलेनकीमा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए जाइलम। द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज जाइलम। सो जाइलम ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जाइलम इज द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। So the tissue that provides maximum mechanical strength to the plant is xylem. Next question है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd. A cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. So a cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. Which of the following claims about the cathode is correct? So a cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. Which of the following claims about the cathode is correct? Options are A
oxidation occurs at the cathode. Option B, electrons move into the cathode. Option C, usually denoted by a negative sign. Option D, is usually made up of insulating material. So correct answer है option B, electrons move into the cathode. So question say a cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. So which of the following claims about the cathode is correct? So correct answer is option B, electrons move into the cathode. So electrons move into the cathode. This statement is claims is true about the cathode. So a cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. So option B, that is oxidation occurs at the option B, that is electrons move into the cathode. Electrons move into the cathode. This claims about the cathode is correct. Next question is question number 4. What is the difference between cold cream and vanishing cream? What is the difference between cold cream and vanishing cream? Options are A, vanishing cream is a water in oil emulsion, whereas cold cream is an oil in water emulsion. Option B, both are examples of water in oil emulsions. Option C, both are examples of oil in water emulsions. Option D, vanishing cream is an oil in water emulsion, whereas cold cream is a water in oil emulsion. So correct answer is option D, that is vanishing cream is an oil in water emulsion, whereas cold cream is a water in oil emulsion. So here question is, what is the difference between cold cream and vanishing cream? So correct answer is option D, that is vanishing cream is an oil in water emulsion. So vanishing cream is an oil in water emulsion, whereas cold cream is a water in oil emulsion. So the difference between cold cream and vanishing cream is option D, that is vanishing cream is an oil in water emulsion, whereas cold cream is a water in oil emulsion. So this option is correct. Option D is correct. Next question is question number 5. So here question number 5 is, so question number 5 is, the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber is, the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber is. Options are A, telophase, B, anaphase, C, metaphase, D, prophase. Correct answer is option C, that is metaphase. So option C, metaphase is the correct answer. So the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber is correct answer is metaphase. So metaphase is the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber. So metaphase is the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber. Option C, metaphase is the correct option. Question number 6 is, the commercial and scientific method of beekeeping to produce wax and honey is known as. The commercial and scientific method of beekeeping to produce wax and honey is known as. Options are A, silviculture, B, sericulture, C, apiculture, D, pisciculture. Correct answer is option C, apiculture. The commercial and scientific method of beekeeping to produce wax and honey is known as. Correct answer is option C, apiculture. Apiculture is the commercial and scientific method of beekeeping to produce wax and honey. So the scientific method of beekeeping to produce wax and honey is known as apiculture. So the commercial and scientific method of beekeeping to produce wax and honey is, correct answer is option C, apiculture. Next question is question number 6. So next is question number 7. Altitude sickness is typically caused due to. Altitude sickness is typically caused due to. Options are A, the partial pressure of oxygen. Option B, increased level of carbon dioxide in blood. Option C, cold temperatures. Option D, none of the above. Correct answer is option A, the partial pressure of oxygen. Altitude sickness is typically caused due to. Correct answer is option A, the partial pressure of oxygen. So altitude sickness is typically caused due to the partial pressure of oxygen. So due to the partial pressure of oxygen, altitude sickness is caused. So here option A is correct. Altitude sickness is typically caused due to the partial pressure of oxygen. Next question is question number 8.
The most characteristic feature seen in peripheral blood film of leukemia is. The most characteristic feature seen in peripheral blood film of leukemia is. Options are A. Increased total white blood cell count. Option B. Decreased white blood cell count. Option C. Decreased red blood cell RBC count. Option D. Presence of high number of immature white blood cells WBC. So here correct answer is option D, that is presence of high number of immature white blood cell WBC. So here question number 8 is the most characteristic feature seen in peripheral blood film of leukemia is. Correct answer is option D, presence of high number of immature white blood cell. So the most characteristic feature seen in peripheral blood film of leukemia is. Correct answer is option D, presence of high number of immature white blood cells. Here question number 9 is which of these bacterial components is least likely to contain useful antigens? Which of these bacterial components is least likely to contain useful antigens? Options are A. Cell wall, B. flagella, C. ribosomes, D. capsule. Correct answer is here option A, that is cell wall. So which of these bacterial components is least likely to contain useful antigens? Correct answer is cell wall. So among the options given, cell wall bacterial components is least likely to contain useful antigens. So cell wall bacterial components is least likely to contain useful antigens. Next question is question number 10. Which of the following is not a recognized cause of diarrhea? Which of the following is not a recognized cause of diarrhea? Options are A. Vibrio cholerae, B. Escherichia coli, C. Clostridium perfringens, D. Enterococcus faecalis. Correct answer is option D, Enterococcus faecalis. So which of the following is not a recognized cause of diarrhea? So here correct answer is option D, that is Enterococcus faecalis. Enterococcus faecalis is not a recognized cause of diarrhea. So among the options given, that is Vibrio cholerae, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis. So correct option D, that is Enterococcus faecalis is not a recognized cause of diarrhea. So correct answer option D, Enterococcus faecalis is not a recognized cause of diarrhea. So in this video, information regarding first part of 10 questions has been given regarding the JEE Maths PG MPH entrance exam 2024 and students who are preparing for various university and institutes, Master of Public Health MPH, Master of Hospital Administration MHA entrance for various university and institutes like AIIMS, JIPMER, JEE Maths PG, NIMHANS, IIPS, Savitribai Phule Pune University, CMC Vellore, and for all other university and institutes. And for this, if students want online or offline coaching and want important questions PDF notes, they can WhatsApp on 9411513974. Thanks for watching this video.